हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जेएस कश्यप। आज 16 दिसंबर है और आज हम 16 दिसंबर के बारे में जानने वाले हैं। साथ ही साथ हम विजय दिवस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए आइए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 16 दिसंबर का इतिहास जान लेते हैं। तो आज के ही दिन एक आपकी ज्वालामुखी थी, माउंट फ्यूजी। देखिए, मेरा इनका उद्देश्य होता है आपको तथ्यों से कुछ अवगत कराना, और इसमें इससे पता चलेगा कि माउंट फ्यूजी कहाँ पर है। माउंट फ्यूजी जापान में थी, जिसमें 1707 में इसको मतलब विस्फोट हुआ था। उसके अलावा बोस्टन टी पार्टी की जो घटना जो इतिहास में काफ़ी फेमस है, अमेरिका में हुई थी। इस दिन क्या हुआ था, जो बोस्टन टी के जो उनमें जो पैकेज थे उनको उठा करके जो आपका समुद्र बंदर का था उसमें पानी में फेंक दिया था समुद्र में। तो ये बोस्टन टी पार्टी के नाम से फेमस हुई थी। उसके अलावा जर्मन जो केमिस्ट थे ऑटो हॉर्न। अब यहाँ से क्या क्लियर हो जाएगा कि ऑटो हॉर्न ने किसका आविष्कार किया है। तो इन्होंने न्यूक्लियर जो परमाणु बम है उन्होंने ऑटो हॉर्न ने डिस्कवर किया है इसको। तो पहली बार इन्होंने फिजन मतलब डिस्कवर किया था यूरेनियम में। पहली बार ये इन्होंने जर्मन साइंटिस्ट थे आपके ऑटो हॉर्न। इन्होंने ये पहली बार इसको किया था। डिस्कवर कब किया था? 1938 में डिस्कवर किया था। उसके अलावा 19 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1971 में आज के ही दिन पाकिस्तान ने 93,000 यानी 93,000 सैनिकों के साथ समर्पण कर दिया था भारतीय आर्मी के सामने। और ये दूसरा भारत और पाकिस्तान का युद्ध था, और इससे बांग्लादेश को हमने इसके मतलब इसी अभियान में स्वतंत्रता दिलाई थी। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन है आपके। 1991 में कजाकिस्तान ने अपने आप को डिक्लेयर घोषित किया था सोवियत संघ से। तो इसीलिए 16 दिसंबर को कजाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। उसके अलावा 2008 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो चड्डा कमेटी थी, उस जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनका टीचर का वेतन बढ़ाने के लिए इसका जो सिफारिश थी उनको एक्सेप्ट किया था। उसके अलावा 2014 में तहरीक तालिबान यानी पाकिस्तान में जो बच्चों पे अटैक किया गया था वो 2014 में हुआ था। उसमें काफ़ी बच्चे 145 लोग मारे गए थे, जिसमें बहुत सारे मतलब स्कूल के बच्चे थे, और ये स्कूल के ऊपर गिराया गया था। तो ये कुछ आपके इवेंट्स थे जो हमने कवर किए। उसके अलावा हम देखते हैं पहला प्रश्न। अच्छा प्रश्न है, आपका भविष्य में एग्जाम में आ सकता है, किसी भी एग्जाम में फ्रेम हो सकता है। प्रश्न है आपका, दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर कर दिया है? आपको बताना है कि जो यूएन कमीशन है आपका ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, जिसको शॉर्ट में आपका CSW बोलते हैं, ठीक है, UNSCSW। तो इस आपको बताना है इसमें से किसको बाहर कर दिया है। इंडिया, अफगानिस्तान, इराक या ईरान? आपका ईरान, क्योंकि ईरान में आपकी एक महिला थी, उसकी हिरासत में मौत हो गई थी, इसलिए ईरान में बहुत सारे दंगे चल रहे थे हिजाब विरोधी। तो अभी हिजाब विरोधी जब प्रदर्शन चल रहे थे तो उसकी कार्रवाई में क्या हुआ, कुछ लोगों को पकड़ा गया था और उसमें एक की जो थी उसकी मौत हो गई थी। तो इसीलिए अभी उन्होंने इसी कार्रवाई को लेकर के संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग यानी UN और आपका जो कमीशन है उसमें ईरान को अलग कर दिया है, और इसमें वोटिंग की गई थी जिसमें भारत ने भाग नहीं लिया है। और भारत के अलावा कुछ 16 देश हैं जिन्होंने भाग नहीं लिया है, लेकिन बाकी देशों ने भाग लिया है। और इसमें जो 54 कुछ कंट्री थी जो इसमें सदस्य हैं, इनमें से 29 मतलब 16 ने भाग नहीं लिया, और बाकी मतलब 29 जो वोट थे इसके पक्ष में गिरे हैं, तो इसलिए इसको बाहर कर दिया गया है। और ये 14 दिसंबर को किया गया है वोटिंग, और 14 दिसंबर को इसको बाहर कर दिया गया है ईरान को। और ये जो युवती थी जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसीलिए इनको मतलब जो तेहरान में क्योंकि जो प्रदर्शन चल रहे थे और उस प्रदर्शन में जो कार्रवाई हुई थी और उसमें उसकी मौत हो गई थी, तो वो मतलब जो ये मामला था बहुत तूल पकड़ गया था। और ये मतलब बहुत जगह भी प्रदर्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इसके बहुत सारी गिरफ्तारी भी हुई है, किसी को डेथ भी अभी पेनल्टी की गई थी वहाँ पर। तो इन सबको देखते हुए, इन सब के मद्देनज़र इसको 2022 से लेकर 2026 का जो कार्यकाल है उसके लिए इसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। किसने हटाया? इकोसोक ने इसको मतलब सूचना दी है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ईरान। ईरान आपका अरब देश है एक, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है आपकी? तेहरान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में किसने गलत सूचना विरोधी अभियान शुरू किया है? आपको बताना है एंटी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन भारत में किसके द्वारा शुरू किया गया है? फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या ट्विटर? आपकी सोशल साइट्स हैं
और ये गूगल ने इसको अभी शुरू किया है। ये देखिए गूगल आपका क्या है, एक सर्च इंजन है, यानी सर्च इंजन जिस पे चीज़ें खोजी जा सकती है, जिस पे जो तथ्य आपके सर्च किए जाते हैं वो सर्च इंजन होता है। तो अभी गूगल के एक शीर्ष कार्यकारी अधिकारी ने कहा है कि गूगल की जो एक सहायक कंपनी है जिगसॉ, इसने भारत में एंटी जो आपकी गलत सूचना परियोजना है उसको शुरू किया है, यानी एंटी मिस इन्फॉर्मेशन जो आपका मिशन है उसको लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है, जो भ्रामक जानकारी है ना, कभी कभी गलत जानकारी चारों तरफ सर्कुलेट हो जाती है, तो उसको रोकना है और जिसे हिंसा भड़काने के लिए दोषी ठहराया गया है। मतलब बहुत जगह जो मॉब लिंचिंग हो जाती है, गलत जानकारी स्प्रेड हो जाती है, तो ये मतलब रोकने के लिए उन्होंने ये जो पहल है प्री बंकिंग वीडियो का उपयोग करेगी और कंपनी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म और अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर प्रसारित होने के लिए पहले झूठे दावों का मुकाबला करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। मतलब कोई भी तथ्य सच है या झूठ है, पहले इसको ये वेरीफाई करेगी, उसके बाद ही इसको आगे फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो हम भारत में, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया जो आपके यूजर्स हैं वो भारत में हैं, और इसमें कोई भी जब गलत न्यूज़ होती है वो बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। देखिए अच्छी न्यूज़ स्प्रेड नहीं होती है, लेकिन गलत न्यूज़ बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। इसलिए गूगल ने, मतलब भारत सरकार ने उसे मतलब बोला था जितनी भी सोशल साइट हैं सबको कि आप गलत जो फर्जी आपके न्यूज़ है या आपके फर्जी जो अकाउंट है उन पर कुछ कार्रवाई कीजिए, इसीलिए ये किया गया है। ठीक है, और अगर देखेंगे तो गूगल की जो स्थापना हुई थी वो 1998 में की गई थी। किसने की थी? लैरी पेज ने। लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये अमेरिका की है। 2015 में ये गूगल की अल्फाबेट कंपनी के अधीन आ गई थी। अभी इसका पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है। गूगल का पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि गूगल की जो आपकी पेरेंट कंपनी है उसका नाम क्या है, तो अल्फाबेट इसकी पेरेंट कंपनी है और ये एक सर्च इंजन है। ठीक है, इतना याद रखना है। सही आंसर हो जाएगा आपका गूगल। गूगल ने अभी इसको लॉन्च किया, एंटी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का चीफ साइंटिस्ट बनाया गया है? देखिए अभी नॉमिनेट किया गया है, अभी ये चार्ज आपके बाद में संभालेंगे, तो आपको बताना अभी किसको मतलब बनाया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर टेड्रोस अधानोम, या फिर डॉक्टर जेरेमी फरार, या डॉक्टर जॉन माइकल। प्रश्न का सही आंसर है आपका डॉक्टर जेरेमी फरार, यानी डॉक्टर जेरेमी फरार को बनाया गया है। देखिए ये आपके डॉक्टर जेरेमी फरार हैं आपको, और ये आपके नए आपके चीफ साइंटिस्ट बनेंगे, और ये अभी वर्तमान में डायरेक्टर हैं वेलकम ट्रस्ट के। ठीक है, और ये कब से ज्वाइन करने वाले हैं? आपको सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2023 में ये WHO को ज्वाइन करेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। अभी वर्तमान में वहाँ की जो ये चीफ साइंटिस्ट है वो भारत की है, सौम्या स्वामीनाथन। ये भारतीय मूल की हैं, जो कि आपकी मतलब बच्चों को पेडिट्रिशियन है, इनको मतलब जो बच्चों का देखते हैं, इलाज करते हैं, उनको पेडिट्रिशियन कहा जाता है। ये वहाँ की साइंटिस्ट हैं अभी, ये अभी चीफ साइंटिस्ट बनी हुई हैं। और ये मतलब जो आपका जो 2023 है उसके मतलब सेकेंड क्वार्टर में ये अपॉइंट मतलब ये अपना काम करना शुरू करेंगे। इसके अलावा एक और है एमिलिया लातू, इनको भी चीफ नर्सिंग ऑफिसर बनाया गया है, जो कि 2023 का जो फर्स्ट क्वार्टर है, यानी जो पहली तिमाही है, ठीक है, उसमें ये पहला जनवरी फरवरी मार्च रहता है ना, 3 महीने का क्वार्टर रहता है, उसमें ये इसको ज्वाइन करने वाली हैं। तो 2 नाम हैं आपके, और तीसरा नाम है अभी सौम्या स्वामीनाथन। ये सौम्यानाथन को रिप्लेस करेंगे कौन? जेरेमी जो फरार हैं, ये इनको रिप्लेस करने वाली है। तो आपको याद रखना जो सौम्या स्वामीनाथन है, जेरेमी फरार है, और तीसरा एक और नाम है अमेलिया लातू। इनको भी याद रखना, जो कि चीफ नर्सिंग ऑफिसर बनने वाली है WHO। तो सही आंसर है आपका जेरेमी फरार। कोई बता सकता है कि WHO की स्थापना कब हुई थी? और मैं बता देता हूँ, डेट आपको बता देता हूँ, 7 अप्रैल। इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आपको ईयर बतानी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को किस समयावधि के लिए लॉन्च किया गया है? इसके लिए अभी बजट आवंटन हो गया है। आपको ये बताना है कब से कब तक काम करेगा। तो 2021 से 2026, 2020 से 2025, 2022 से 2026, या 2022 से 2027। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका 2022 से 2027, यानी ये 5 साल के लिए लॉन्च किया गया है।
तो अभी जो सरकार है उन्होंने 2022 से लेकर 2027 तक नव भारत जो साक्षरता कार्यक्रम है उसको मंजूरी दे दी गई है और इसके लिए 1037.90 करोड़ रुपए आपके आवंटित किए गए हैं। ये अमाउंट याद रखना है, मतलब कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है किसी के लिए, जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं या जो इम्पोर्टेंट योजनाएं होती हैं उनका ये आपका बजट पूछ लिया जाता है। और इसके लिए जो इसका विषय है, पहले प्रौढ़ शिक्षा था, उसका नाम बदलकर अभी सभी के लिए शिक्षा कर दिया गया है। इंग्लिश में बोले तो एजुकेशन फॉर ऑल, यानी एजुकेशन फॉर ऑल इसका जो टाइटल बदल दिया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आपका, मतलब इसमें जो 15 साल से या उससे ऊपर के निरक्षर लोग हैं उनको, मतलब उनको थोड़ी सी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो देना, यानी उनको साक्षर करना। 15 साल से ऊपर के जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए साक्षर करने की दिशा में काम करना। और ये उसमें मतलब 5 घटक शामिल किए गए हैं, जैसे आधारभूत साक्षरता और अंकगणित की शिक्षा, मतलब नॉर्मल जोड़ना घटाना उनको आना चाहिए जिससे वो दैनिक जीवन में यूज कर सके। दुकान पे जा रहे हैं, कितने रुपए हुए, कितना घटाना है, कितना क्या किया, कितना परसेंटेज छोड़ेंगे, अगर 10% डिस्काउंट देंगे तो कितना बचेगा। तो नॉर्मली तो हम जोड़ लेते हैं, अगर डिस्काउंट की बात आएगा तो जो अनपढ़ व्यक्ति है वो नहीं कर पाते इतनी जल्दी। उसके अलावा महत्वपूर्ण जीवन कौशल, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, मतलब जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसको हम कैसे यूज करेंगे, या फिर आपको पेमेंट करना है गूगल पे के थ्रू तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए भी जानकारी, या फिर साइबर क्राइम से कैसे बचना है, वो सारी जानकारी भी इसमें दी जाएंगी। व्यावसायिक कौशल, आप अपना मतलब जो भी जो काम करने का तरीका है उसको भी, मतलब वो किस में इंटरेस्टेड हैं, कैसे काम कर सकते हैं। बेसिक्स जो बुनियादी शिक्षा है और सतत शिक्षा, ये मतलब 5 घटक शामिल किए गए हैं। आपको कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है जो कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है इसके कितने घटक हैं, तो 5 हैं और मैंने पांचों को यहाँ पर नोट किया है। और ये काम कैसे करेगा, इसमें जो स्वयं सेवा होते हैं इनके द्वारा ऑनलाइन मोड में माध्यम किया जाएगा, इसलिए नहीं मतलब सरकार को अलग से पैसे और खर्च नहीं करने पड़ेंगे। जो वॉलेंटियर है ना, जो फ्री पढ़ाना चाहते हैं वो ऑनलाइन के माध्यम से इनको मतलब पढ़ा सकते हैं। और ये अगर एक डेटा है क्यों आवश्यकता हुई इस योजना की, तो 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार 15 वर्ष या इससे अधिक की आयु के जो निरक्षर है उनकी संख्या आपकी 25.76 यानी 25 करोड़ से ज़्यादा है, जिसमें 9 करोड़ कुछ पुरुष हैं और इसमें 16.68 करोड़ महिलाएं हैं, यानी महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। इसलिए इनको साक्षर करने के लिए सरकार ने इस पहल को शुरू किया है। अच्छी पहल है, देखते हैं कितना कारगर सिद्ध होती है। अगर इसमें हम व्यय की बात देखते हैं तो आपका जो सेंट्रल टू स्टेट जो व्यय है रेशियो है वो 60:40 है, यानी 60% कौन आपका वहन करेगा, केंद्र सरकार वहन करेगी, और 40% कौन वहन करेगा, राज्य वहन करेगा। लेकिन अगर ये आपकी पूर्वोत्तर राज्य और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो ये 90 से 10% 90 to 10 हो जाता है, यानी 90% केंद्र सरकार देगी। कौन कौन के लिए, नॉर्थ ईस्ट, जो 7 सिस्टर है ना, नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी राज्य भी इसमें शामिल हो जाते हैं, तो 10% ही वो राज्य देंगे, बाकी 90% केंद्र सरकार देगी। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें 100% केंद्र सरकार ही व्यय करती है। तो कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो तीनों अलग अलग चीजें हैं, नॉर्मल राज्य के लिए और केंद्र के लिए आपका कितना है, यानी केंद्र टू राज्य 60 से 40 है, अगर केंद्र शासित प्रदेश है तो 100% हो जाएगा, और नॉर्थ ईस्ट है तो आपका 90 से 10 हो जाएगा। ओके, प्रश्न का सही आंसर है 2022 से 2027, और 15 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनको लिए मतलब बेसिक शिक्षा उनको प्रदान करना। ठीक है, प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के तंदूर लाल चने को जीआई टैग दिया गया है। हम मतलब ये काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते कभी कभी जीआई टैग, तो इसलिए आपको याद रखना है। इसका एक्ट क्या है वो भी हम देखेंगे। तो ऑप्शन है आपके कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या ओडिशा। प्रश्न का सही आंसर है आपका तेलंगाना है। तेलंगाना को अभी हाल ही में जो तंदूर आपका लाल चना है यानी तंदूर रेड ग्राम है उसको आपका जीआई टैग दिया गया। देखिए ये आपका लाल चना है जो कि इस प्रकार की जो फली होती है नॉर्मल चने से थोड़ा सा अलग होता है, और इसको जीआई टैग दिया गया है तेलंगाना को। और ये तो तेलंगाना में अभी जो टोटल आपके जीआई टैग की संख्या है वो 16 हो गई है। इससे पहले 15 थे, अभी ये 16वां बना है आपका। और ये जीआई टैग का जो अधिनियम देखते हैं तो ये 1999 में आया गया था, लेकिन 2003 से इसने मतलब ये इफेक्ट में आया है। यानी 2003 में पहला आपको जीआई टैग दिया गया था। किसे दिया गया था, दार्जिलिंग की चाय जो कि वेस्ट बंगाल में सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। तो
ये आपका अभी मतलब जो जियोग्राफिक इंडिकेशन है, जीआई टैग है, कुल 9 आपके जो प्रोजेक्ट हैं उनको दिए गए हैं, जिसमें 9 प्रोजेक्ट आपके कौन कौन से हैं, अलग अलग राज्यों से, सबसे ज़्यादा केरला से हैं 5, और इसमें देखिए अलग अलग हैं कौन कौन से हैं। अट्टापैडी आपका अट्टा कोम्बू आवरा करके है, और अलीबाग का वाइटोनियम महाराष्ट्र से है, रक्त से कार्पो एप्रिकोट खुमानी लद्दाख से है, तंदूर रेडग्राम यहाँ से है, और गमछा यानी गमछा है, असम का गमछा है, सो गमौसा लिखा है यहाँ पर, गमछा है यानी जो आपका क्या बोलते हैं अंगोछा होता है असम का, इसको भी आपका ये जीआई टैग दिया गया है। सबसे ज़्यादा मैंने बताया 5 आपके केरला से हैं। अगर पूछा जाए तो अभी वर्तमान में ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है 432, वर्तमान में जो आपकी इसकी संख्या हो गई है टोटल जीआई टैग भारत में कितने हो गए, 432 हो गए हैं। और ये जिसमें से 401 प्रोजेक्ट हैं वो इंडियन ऑरिजिन है, और 31 प्रोजेक्ट है वो आपके फॉरेन ऑरिजिन है, मतलब विदेशी, मतलब जिनके ऑरिजिन है वो आपके 31 है, और इंडियन ऑरिजिन कितने हैं, 401। इंपॉर्टेंट टर्म है ये लाइन, आपको याद रखनी, इसलिए मैंने यहाँ पर ये ऐड। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना। तेलंगाना को अभी लाल चना है जो आपका तंदूर जिसका नाम है, थोड़ा सा नॉर्मल चने से अलग होता है ये। अगला प्रश्न है आपका विजय दिवस, कारगिल नहीं है, कारगिल दिवस अलग होता है और विजय दिवस अलग होता है। विजय दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो ऑप्शंस हैं आपके 4 दिसंबर, 8 अक्टूबर, 16 दिसंबर या फिर 15 जनवरी। प्रश्न का सही आंसर है इसका 16 दिसंबर, यानी 16 दिसंबर को आपका विजय दिवस मनाया जाता है। तो ये इसी दिन आपके जो पाकिस्तान की आर्मी थी उसने सरेंडर किया था आपका 1971 में जो लड़ाई हुई थी आपके बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने के लिए, उसमें 16 दिसंबर को पाकिस्तान के जो 93,000 सोल्जर थे उन्होंने भारतीय आर्मी के समक्ष आपका सरेंडर किया था 16 दिसंबर को। और उस समय ये जो पाकिस्तान ने पूरे 13 दिन लड़ाई लड़ी थी, और उसमें जो पाकिस्तानी फोर्सेस के उस समय की जनरल थी आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, इन्होंने सरेंडर किया था अपनी आर्मी के साथ। और इसमें भारतीय आर्मी और जो बांग्लादेश की थी मुक्ति वाहिनी, इन्होंने दोनों ने मतलब ये सबको मिल के इसको लड़ा था, और पाकिस्तान ने इसको मतलब सरेंडर कर दिया था। इसमें बाद में क्या हुआ था, इन जो ये जितने भी सरेंडर जो आपके सैनिक थे उनको छोड़ दिया गया था, जो कि बाद में बहुत प्रॉब्लम्स इन्होंने क्रिएट की हैं। ये बहुत बड़ी गलती थी उस समय की। तो उसके अलावा ये सबसे बड़ा आपका सरेंडर था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 में जो सरेंडर हुआ था आपका, जापान ने सरेंडर किया था, उसके बाद ये सबसे बड़ा सरेंडर था। और ये अगर देखेंगे तो कारगिल विजय दिवस है जो आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है, और जो विजय दिवस है वो आपका 16 दिसंबर को मनाया जाता है। और जो कारगिल की जो लड़ाई हुई थी आपकी कब हुई थी, 26 जुलाई 1999 को, यानी 1999 में ये कारगिल की लड़ाई हुई थी जिसमें भारत जीता था। तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है, और आपका जो विजय दिवस है वो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 16 दिसंबर। बाकी के टर्म भी देख लेते हैं। आपका नेवी जो दिवस है वो आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है, इसी क्रम में मनाया जाता है। कराची बंदरगाह को हमने 4 दिसंबर 1971 को ध्वस्त किया था। तो 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है, क्योंकि 8 अक्टूबर 1832 को जो भारतीय वायुसेना है इसकी स्थापना की गई थी। उसके अलावा 15 जनवरी को आपका सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है, जो आपके मानेक साथ थे उनको आपका जनरल बनाया गया। अगला प्रश्न है आपका सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। आपको सूर्य किरण एक्सरसाइज बतानी है। बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया या नेपाल। प्रश्न का सही आंसर है नेपाल, यानी भारत और नेपाल के बीच आपकी एक्सरसाइज है जिसका नाम है सूर्य किरण। तो ये जो आपकी एक्सरसाइज है अभी नेपाल में आयोजित की जा रही है, और ये सूर्य किरण एक्सरसाइज का 16वां संस्करण है। देखिए संस्करण भी पूछा जाता है एग्जाम में, किसके बीच आयोजित हो रहा है और कहाँ आयोजित हुआ है। ये 3 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके लिए जो भारत की टुकड़ी है वो अभी नेपाल में पहुंच गई है, और इसका जो आयोजन है वो 16 से लेकर के 29 दिसंबर तक किया जाएगा। और अभ्यास कहाँ पर होगा, नेपाल आर्मी बैटल स्कूल साल झंडी, ठीक है, ये नेपाल में है, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। और अभी जो लास्ट वाला था संस्करण वो 15वां संस्करण था आपका, वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था, जिसमें मतलब दोनों पक्षों के लगभग 650 सैनिकों ने भाग लिया था।
अभी कुछ ही दिन पहले अभी जो भारतीय सेना के प्रमुख हैं मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे, इन्होंने अभी नेपाल का दौरा किया था और वहाँ पर उनको नेपाली सेना द्वारा मानद पद से सम्मानित किया गया था। मोस्टली वहाँ के जो आपके मानद पद हैं वो भारतीय जो आर्मी के हेड होते हैं उनको दिया जाता, चीफ होते हैं। और किसने प्रदान किया था? वहाँ की जो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, इन्होंने प्रदान किया था। आप बता सकते हैं कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिए। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नेपाल, नेपाल ने किया है। बांग्लादेश के बीच आपका कौन सा अभ्यास होता है? संप्रीति युद्ध अभ्यास होता है। श्रीलंका के बीच मित्र आपका जो होता है ना मित्र शक्ति, इसके साथ देख। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश ने खसरे के प्रकोप की घोषणा की है? यानी आपका जो मीजल्स है इसका आउटब्रेक हुआ है, तो किसने इसको मतलब ये घोषणा की है? ऑप्शन आपके ब्राजील, पेरू, साउथ सूडान या फिर चिली। प्रश्न का सही आंसर आपका साउथ सूडान, यानी आपका जो आपका अफ्रीका है, अफ्रीका का एक देश है साउथ सूडान, जो कि सूडान से अलग हुआ। तो देखिए ये आपका साउथ सूडान है, ये ऊपर सूडान है, साइड में इथोपिया है, केन्या है, युगांडा है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो बोलते हैं जिसको, डीआरसी, और इसके इधर सेंट्रल अफ्रीका की जो कंट्री है वो आपकी आ जाती है। ये साउथ सूडान है जिसकी राजधानी जुबा है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट है, राजधानी याद रखनी है। और इसमें एक मतलब साउथ सूडान में ही ना खार्तूम में आपकी जो व्हाइट नील है और जो आपकी ब्लू नील है वो आकर के मिलती है। सूडान में मिलती है, साउथ सूडान में मिलती हैं, सूडान में मिलती हैं। सूडान की राजधानी है खार्तूम और वहाँ पर आकर के मिलती हैं। तो ये देखते हैं अभी इसका मीजल्स का जो आउटब्रेक हुआ है, मीजल्स मतलब खसरे का आउटब्रेक हुआ है, तो आपका जो साउथ सूडान ने इसको घोषित किया है। और ये मतलब बहुत ज़्यादा इसमें केसेस आ रहे हैं। और अभी संडे को मतलब 31 डेथ हुई थी, जिसमें 2471 केस दर्ज किए गए थे। तो पूरे देश की 22 कंट्री की बात हो रही है। तो अभी साउथ सूडान ने इसको मतलब आउटब्रेक घोषित। सही आंसर हो जाएगा साउथ सूडान। याद रखना, साउथ सूडान किसका? खसरे का प्रकोप। अगला प्रश्न है आपका, दिसंबर 2022 में आपका शॉर्ट जो सैटेलाइट है वो किसने लॉन्च किया है? तो शॉर्ट सैटेलाइट बताना है आपका, या शॉर्ट मिशन भी जिसको कहा गया है, आपको बताना है किसने इसको लॉन्च किया है। इसरो, नासा, रॉसकॉस्मॉस या चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी यानी CNSA। सही आंसर है नासा। कभी भी ऑप्शन देख के जो ऑप्शन बड़ा है उसको मत मार दीजिए, जो सही है अगर आपको पता है तो मार दीजिए, तो सही हो जाता है। देखिए ये आपका नासा का आपका मिशन है जो भेजा गया है। और ये काम क्या करेगा? ये आपका जो मिशन है ये आपका ट्रांसफॉर्म अवर वाटर ऑन अर्थ, मतलब पृथ्वी पर जो वाटर के जो रिफॉर्म है, मतलब कहाँ कहाँ वाटर है उसकी क्या स्थिति है, उसके लिए आपका ये मैपिंग करेगा। शॉर्ट की फुल फॉर्म देखते हैं तो आपका सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी हो जाएगा। और अभी इसको 16 दिसंबर को मतलब आज के ही दिन इसको लॉन्च किया गया है। और किससे लॉन्च किया है? फॉल्कन जो आपका रॉकेट है, फॉल्कन से इसको आपका लॉन्च किया गया है। और फॉल्कन जो आपका है किसका है? स्पेस एक्स, जो अमेरिका की एलन मस्क की कंपनी है अमेरिका के, उसका एक रॉकेट है फॉल्कन, और इसके द्वारा लॉन्च किया गया है आपका शॉर्ट को। और इसका क्या होगा, इसका मिशन का उद्देश्य क्या होगा? मैप ऑफ प्रीसाइज हाइट ऑफ रिवर्स, यानी जो नदियाँ हैं उनकी क्या हाइट है, रिजर्वॉयर्स यानी पानी के जो रिजर्वॉयर्स है, लेक्स, एंड ट्रैक ओशियन सरफेस फीचर्स एट द अनप्रेसिडेंट स्केल्स, मतलब इनका सबकी मैपिंग करना है, कहाँ पर किसकी स्थिति क्या है। और इट शुड इम्प्रूव फ्लड एंड ड्रॉट फॉरकास्ट, इससे भविष्यवाणी की जा सकती है कि कहाँ पर आपका फ्लड आ सकता है, बाढ़ आ सकती है, या कहाँ पर सूखा पड़ सकती है। और इसके अलावा ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको भी रिसर्चर्स को बदल रही है उसको रिसर्च करने में आपको मदद करेगा। ठीक है, तो ये आपका जो नासा ने लॉन्च किया है, लेकिन इसको हेल्प किसने किया? CNES एक फ्रेंच की आपकी स्पेस कंपनी है CNES। तो उसके अलावा इसको यूके ने भी इसको कंट्रीब्यूट किया है, और कनाडा जो स्पेस एजेंसी आपकी, ठीक है, CSA, उसने भी इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है। मतलब इन्होंने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन जो मेनली हेड यानी जो किया है, इसको लीड किया है, वो आपका नासा ने लीड किया है। नासा की फुल फॉर्म क्या है? जो आपकी नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेस एजेंसी है अमेरिका। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नासा स्थापना कब हुई थी? 1958 को। अगला प्रश्न है आपका, समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है?
तो ये आपका अंतिम प्रश्न है। इसके बाद हम कुछ वन लाइनर देखेंगे। तो ऑप्शन है आपके आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 44 या आर्टिकल 45। प्रश्न का सही आंसर है आपका आर्टिकल 44, यानी आर्टिकल जो 44 है, अनुच्छेद 44 है, ये भारतीय समान संहिता, नागरिक संहिता का उल्लेख करता है इंग्लिश में, जिसको यूनिवर्सल यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाता है, यूसीसी। यूसीसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये अनुच्छेद 44 में दिया गया है। इसका काम क्या है? ये समान जो नागरिक संहिता है पूरे देश के लिए एक समान कानून बनाने के लिए काम करती है। मतलब सभी देशों, वो किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, सभी पर एक प्रकार का कानून लागू होगा। कौन कौन से मुद्दों में? जैसे विवाह हो गया, तलाक हो गया, विरासत हो गया, गोद लेने आदि के कानूनों में एक समान कानून उन पर अप्लाई होगा। और ये मतलब संविधान का अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी जो राज्य हैं पूरे भारत में आपका एक समान कानून लगाने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन अभी ये सभी राज्यों में लागू नहीं किया गया है और ये केवल आपका गोवा में लागू किया गया है। यानी पूछा जाता है कभी कभी कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर ये, अभी देखिए उत्तराखंड में भी एक कमेटी गठित की गई है इसको लागू करने के लिए, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है, लागू केवल गोवा में है। और ये आपका नीति निर्देशक तत्व है जो आपका अनुच्छेद 44 है, नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड, उसमें से आपका दिया गया है। और अभी क्यों किया गया है, ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में आपका एक PIL डाली गई याचिका डाली गई है, जिसमें बोला गया है कि जो न्यायालय है वो आपका कुछ मतलब इस जो आपकी संसद है इस पर कुछ काम करे। मतलब इसमें कुछ आपके पॉइंट्स रखे गए हैं और बोला है इसमें आप इसमें कानून बनाइए। तो अभी इन्होंने जो केंद्र सरकार कानून और न्याय मंत्रालय है उन्होंने बताया है कि न्यायालय है उसका इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद की है और संसद किस पे कानून बनाएगी और किस पे नहीं बनाएगी ये हमें न्यायालय नहीं बता सकता, ये उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है। और ये हमको मतलब ना तो मार्गदर्शन कर सकता है और ना ही हमको अधिकार मतलब हमको आदेश दे सकता है। तो पूरा इसलिए मैटर ये सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि जो कानून बनाने की शक्ति है वो किसके पास है? भारतीय संसद के पास है, विधायिका के पास है। और इस पे आपका जो न्यायालय है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या आपका हाई कोर्ट हो, इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और इन्होंने जो याचिका डाली गई है कानून बनाने के लिए, इसको खारिज करने की मांग की है। किसने मांग की है? कानून और न्याय मंत्रालय। मंत्री कौन है आपके वर्तमान में? किरण रिजिजू जी इसके मंत्री। तो ये कुछ आपके क्वेश्चन थे। अभी हम फटाक से कुछ वन लाइनर देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। रसिया अभी भारत का नवंबर में सबसे बड़ा आपका जो ऑयल है उसका सप्लायर बन गया है और प्रतिदिन अभी जो बैरल आ रहा है कितना हो गया है आपका 908 मतलब हज़ार, यानी अगर देखें 9,08,000 आपका बैरल पर डे इसका अभी ये पहुंच गया है इम्पोर्ट। उसके अलावा देखेंगे तो आपकी एक सम्मेलन है जिसको ब्यादगी तालुक कन्नड़ साहित्य सम्मेलन है, जो कि अभी आपका बेंगलोर में शुरू हुआ है। और बेंगलोर में हावेरी डिस्ट्रिक्ट है आपका, तो उसका स्कूल है ये आपका नवोदय स्कूल, ठीक है, इसमें इसका शुरू किया गया है। और ये क्या है? ब्यादगी तालुक कन्नड़ साहित्य सम्मेलन, और ये 6 नंबर का है। और इसको अभी मतलब इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो प्रकाश मन्नांगी हैं, और इसको प्रेसिडेंट जो हैं इसके वो कन्नड़ साहित्य सम्मेलन के महेश जोशी इसको इनॉग्रेट करने वाले हैं। कन्नड़ साहित्य परिषद ही है आपकी, उसके जो अध्यक्ष है महेश जोशी इसको इस इवेंट को इनॉग्रेट करेंगे। और अध्यक्ष जो बनेंगे वो आपके प्रकाश मन्नागी हैं। और ये कहाँ पर 6 माह है और कहाँ आयोजित किया गया? हावेरी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, हावेरी डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय है आपका, वहाँ पर आयोजित किया गया है। उसके अलावा आपका PM कौशल विकास कार्यक्रम काम का नाम बदल करके PMKK का नाम बदल करके आपका PM विकास रख दिया गया है। उसके अलावा कर्नाटक ने अभी एक घोषणा की है कि वो बेंगलोर में एक ओपन एयर म्यूजियम लगाएगा, जिसमें जिन्होंने आपका काम किया है कन्नड़ साहित्य के लिए, संस्कृति के लिए या उसके हित के लिए, उन सभी की वहाँ पर मूर्तियाँ लगाई जाएंगी। और ये ओपन एयर म्यूजियम होगा, कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? बेंगलोर में स्थापित किया जाएगा। और यहाँ के जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं बॉम्बई बसवराज, इन्होंने ये अनाउंसमेंट वीडियो थे, ये क्वेश्चन थे कुछ आपके जो हमने कवर किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, जिसको उनको भी आने वाली परीक्षाओं में इसमें मदद लाभ मिल सके। हम आप
आपको छोड़े जाते हैं एक प्रश्न के साथ। आपका प्रश्न है, दुनिया में पहली इंट्रानेजल वैक्सीन है किसने लॉन्च की है? ये नाक से द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन है, आपको बताना है। भारत के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। आपको संस्थान बताना है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक, जायडस कैडिला या फाइजर। तो फाइजर तो आपकी बाहर की है। आपके 3 ऑप्शन तो क्लियर हो गए, यहाँ से 3 में से ही एक होगा। तो आप बता दीजिए अगर आपने क्लास ली है। आई होप इसका आंसर आप कर पाएंगे, आपको क्लास पसंद आई होगी, क्योंकि कंटेंट को बहुत ही मेहनत के साथ इसको एक साथ कंपाइल किया जाता है। हमारी टीम बहुत मेहनत करती है और हम कोशिश करते हैं कि इस कंटेंट में गलती ना रहे। फिर भी कभी अगर गलती होती है तो हम इसको कमेंट सेक्शन में पिन कर देते हैं सुधार करके। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।